हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में और उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस है जो नेट स्लेट या यूजीपीजी एंट्रेंस में आते रहते हैं। हु वर द टू नेशंस रेफर टू इन द सब टाइटल ऑफ डिजरली सिबिल। डिजरली का जो सिबिल नाम का सब टाइटल का एक नॉवल है 1845 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें टू नेशंस कौन से हैं? तो उसमें टू नेशंस हैं द रिच एंड द पुअर। जान लेते हैं सिबिल का। ये जो सिबिल है उसका सब टाइटल है, तो उसका मेन टाइटल क्या है? तो उसका नाम है सिबिल और द टू नेशंस, इसका मेन टाइटल है। ठीक है। और ये बेंजामिन डिजरली द्वारा लिखा गया है 1845 में। सिबिल ट्रेसेस द प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लासेस ऑफ इंग्लैंड, और ये एक विक्टोरियन नॉवल था। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना आपको। द टाइटल वेनिटी फेयर। वेनिटी फेयर एक बहुत ही फेमस वर्क है विलियम मैकविस थैकरे का। तो टाइटल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो ये टाइटल लिया गया है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का, और ये एक थियोलॉजिकल वर्क है। आगे जान लेते हैं किसका है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दी विच इज टू कम। ये इतना टाइटल है। ज़्यादातर हमें क्या टाइटल मिलता है? इतना ही मिलता है, लेकिन इसका फुल लेंथ टाइटल की ये है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम इज ए 1678 क्रिश्चियन इलेग्री है ये, रिटन बाय जॉन बेनियन। इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे करेक्टर्स हैं ना, जैसे डेथ है, सिन है, इन सब से इनकाउंटर होते हैं उस पर्सन के जो यहाँ से लेके यहाँ तक विजिट करते हैं, मतलब अर्थ से लेके हेवन तक की विजिट है ना उसकी, उसके दौरान ही उसको एनकाउंटर होते हैं सबसे। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क्स ऑफ थियोलॉजिकल फिक्शन इन इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स ये जरूर पढ़ें आप, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसको पढ़ने के बाद में। नेक्स्ट बात करते हैं इन मेमोरियम टेनिसन मोर्न्स द डेथ ऑफ। इन मेमोरियम टेनिसन की एक बहुत ही फेमस इलेजी है। तो ये किसकी डेथ पे लिखी हुई है? तो आर्थर हेनरी हाल्म नाम का एक फ्रेंड था टेनिसन का, उसकी डेथ पे लिखी है। और इन मेमोरियम का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इन मेमोरी ऑफ, और ये एक लैटिन फ्रेज है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जान लेते हैं जॉर्ज इलियट है, इसको कहा जाता है मैरी एना एवांस। इसके नॉवल है रोमेला इज ए हिस्टोरिकल नावल। रोमेला एक हिस्टोरिकल नावल है। रोमेला इज ए हिस्टोरिकल नावल रिटन बाय मैरी एन एवांस अंडर द पेन नेम ऑफ जॉर्ज इलियट, सेट इन द 15th सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, 15th सेंचुरी है। और लिखा कब गया था? 1862 टू 1863। इट्स a deep study of life in the city of Florence from an intellectual and artistic, religious and social point of view। तो ये एक फ्लोरेंस सिटी है ना, उसकी डीप स्टडी है, उसमें लाइफ कैसी है लोगों की। नेक्स्ट है हु इज द लीडर ऑफ प्री रेफिलेट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स इन इंग्लैंड। तो प्री रेफिलेट ग्रुप था एक पेंटिंग का, पोइट्री का, आर्ट फॉर आर्ट सेक का, उसका लीडर कौन था ये पूछा है। तो डीजी रोसेटी उसका लीडर था। बाकी सारे मेंबर तो थे लेकिन लीडर ये अकेला ही था। नेक्स्ट बात करते हैं द प्री रेफिलेट ब्रदरहुड, जिसको PRB कहा जाता है, लेटर नोन एज द प्री रेफिलेटीज, वाज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड आर्ट क्रिटिक्स फाउंडेड इन 1848 बाय विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट, मिलायस दांते, गैब्रियल रोसेटी जिसको डीजी रोसेटी बोलते हैं, विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टेफन्स एंड थॉमस वोलनर। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने ये फाउंड किया था, जिन्होंने ये फाउंडेशन दी थी इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं फेमस टेरिकल ड्रामा वॉलपॉन। वॉलपॉन और द फॉक्स किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये एक हेमेरिस कॉमेडी है, या ड्रामा कर लो तुम, बेन जॉनसन का लिखा हुआ है। बेन जॉनसन ने लिखा इसको। वेनेशियन जेंटलमैन, वॉलपॉन ना वो कैरेक्टर इसमें उसको बोला गया है, और इसका सब टाइटल द फॉक्स है। प्रिटेंड्स टू बी ऑन हिज डेथ बेड। अब वॉलपॉन क्या करता है, वो अपने आप को ये अपनी घोषणा कर देता है कि मैं मरने वाला हूँ, इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी है। तो इसके रिश्तेदार है ना वो सारे प्रेशियस गिफ्ट्स लेकर आते हैं।
तो ये गिफ्ट लेने के चक्कर में और ये जानने के चक्कर में भी मेरी परवाह कितनी है मेरे रिश्तेदारों को, इसलिए वो नाटक करता है डेथ बेड का। आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस इन ऑर्डर टू ड्यूप वॉल्टर वॉल्चर और कार्बोशियो द रावन एंड कॉर्विनो द क्रो, ये 3 men एस्पायर टू इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी हिज फॉर्चून, मतलब उसकी प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में ये तीनों लोग है ना क्या करते हैं, इसका आइडिया लेने के लिए वोल्पोन ये ड्रामा करता है। इसमें एक फेमस करेक्टर है मोसाका, ये इसका सर्वेंट है और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत बड़ा टूल है इस स्टोरी में। फॉरमोस्ट पोइट ऑफ जैकोबिन इरा, जैकोबिन इरा का फॉरमोस्ट पोइट कौन था? तो फ्रेंड जैकोबिन इरा ना उसकी 2 ब्रांच थी, कैवलियर एंड मेटाफिजिकल। एक में थे मेटाफिजिकल में थे जॉन डन और कैवलियर में थे बेन जॉनसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं कि इसमें जॉन डन है जैकोबिन इरा के, क्योंकि जैकोबिन इरा के 2 ब्रांच हैं, कैवलियर और मेटाफिजिकल पोइट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द जैकोबिन इरा रेफर्स टू ए पीरियड ऑफ टाइम इन द अर्ली 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्री में? तो जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो सिर्फ इंग्लैंड की ही है। अदर कंट्रीज का इफेक्ट तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि इंग्लैंड का है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फायर ब्रेथिंग ड्रैगन, ये जो चाइना का सिंबल बना हुआ है ना, फायर ब्रेथिंग ड्रैगन है, इन इंग्लिश लिटरेचर अक्कर्स इन विच ओल्ड इंग्लिश पोएम, तो ये ब्यूवोल्फ नाम की एक पोएम है, लॉन्ग एपिक पोएम है, ओल्ड इंग्लिश में है। उसमें ये पहली बार हमें पिक्चराइजेशन मिलता है किसका? फायर ब्रेथिंग ड्रैगन का। नेक्स्ट, व्हाट प्रोसीडेड जैकोबियन ड्रामा, जैकोबियन एरा को कौन सा एरा? तो उसका मीनिंग है कैरोलिन एरा ने प्रोसीड किया था इसको। द जैकोबियन एरा सक्सीड्स द एलिजाबेथन एंड प्रीसीड्स द कैरोलाइन एरा। नेक्स्ट बात करते हैं। द जैकोबियन एरा एंडेड विद दिस सेवेरे इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1620 to 1626, कॉम्प्लिकेटेड बाय द सीरियस आउटब्रेक ऑफ, तो ये बाबोनिक प्लेग था, वहाँ पे एक टाइप का प्लेग फैला था इन लंदन 1625 में। तो ये उस आउटब्रेक के साथ जैकोबियन एरा वो कंप्लीट हुआ था, इसका मतलब ये था। द जैकोबियन एरा सक्सीड्स द एलिजाबेथन एंड प्रीसीड्स द कैरोलाइन एंड स्पेसिफिकली डिनोट्स ए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स, डेकोरेटिव आर्ट्स, लिटरेचर that is pro-dominated of that period। तो ये एलिजाबेथन एरा था यहाँ के, इसका आंसर है। इन लिटरेचर सम ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट पावरफुल प्लेज वर रिटन इन दैट पीरियड, इस पीरियड में लिखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल द टेम्पेस्ट, किंग लियर, मैकबेथ। मतलब ये है कि लिटरेचर में एक ऐसा टाइम था जब शेक्सपियर ने ये 4 लिखे थे इस पीरियड में। उस पीरियड में कौन था? एज वेल एज पावरफुल वर्क्स बाय जॉन वेबस्टर की बहुत ही फेमस एक रिवेंज ट्रेजेडी है, रिवेंज प्ले जिसका नाम है द डचेस ऑफ मल्फी, एंड बेन जॉनसन, और बेन जॉनसन भी इसी टाइम में पढ़ता था, क्योंकि लेटर जो शेक्सपियरन ट्रेजेडीज या कॉमेडीज है ना, वो जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन और शेक्सपियर तीनों समकालीन थे। ठीक है, जॉनसन वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट इनोवेटर इन द स्पेशलाइज्ड लिटरेरी सब जॉनर ऑफ द मास्क। तो जो जॉनसन की कॉमेडीज है, होमरिक कॉमेडी है, होमरिस की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की, तो उसमें उसने मास्क का बहुत यूज किया, विच वेंट थ्रू एन इंटेंस डेवलपमेंट इन द जैकोबियन एरा। नेक्स्ट ध्यान लेते हैं। मास्क वाज एन इलबोरेट थिएटर स्टाइल परफॉर्मेंस टिपिकली कंप्राइजिंग कोरियोग्राफ डांसिंग बाय डिस्गाइज्ड एक्टर्स who portrayed a story or theme to audience। ठीक है फ्रेंड्स, एक डिस्गाइज्ड मैनर में किया हुआ एक डांस या परफॉर्मेंस थी। ठीक है, मास्क्स डेवलप्ड एंड बिकेम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन रूल एरा। मतलब जैकोबियन और एलिजाबेथन था ना, उसमें मास्क बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो जैकोबियन तो इसकी पराकाष्ठा थी, एक्सटेसी बन गई होगी। द वर्ड जैकोबियन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम जैकोब विच इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द इंग्लिश नेम जेम्स। तो ये हेब्रू लैंग्वेज से लिया हुआ है, जैकोब्स जो मीनिंग है ना जैकोबियन, वो हेब्रू लैंग्वेज से लिया हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स पब्लिकेशंस रिव्यूज एंड मैगजीन्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द रोमांटिक इरा। रोमांटिक इरा में फर्स्ट पब्लिश होने वाली इनमें से कौन सी है? तो इसमें ए और सी है, मतलब कि लंदन मैगजीन एंड एडिनबर्ग रिव्यू, ये दोनों तो थी। इसके साथ हम देख सकते हैं कि ये भी थी जेंटलमैन मैगजीन, क्वार्टरली रिव्यू एंड वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, ये भी थी। स्पेक्टेटर है ना, ये उस टाइम नहीं थी, बाद में आई है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश ग्रुप्स वर सपोर्टिव ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स। मतलब कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का सपोर्ट करने वाले कौन से ग्रुप थे? तो इसमें ये दोनों हैं, रेडिकल्स और लिबरल्स, ये दोनों ही उसकी फेवर में थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के। फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज ए पीरियड ऑफ रेडिकल पॉलिटिकल एंड सोसाइटल चेंज इन फ्रांस दैट बिगिन इन 1789 में। फ्रांस में जो चेंज हो रहे थे ना, उसका समर्थन करता था फ्रेंच रिवोल्यूशन, और यही फ्रेंच रिवोल्यूशन बना था। होरास वालपोल द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो इनिशिएटेड विच लिटरेरी ट्रेडिशन। पूछा गया है कि होरास वालपोल की जो ये बुक है कास्टल ऑफ ओट्रेंटो, इसने एक ट्रेडिशन शुरू किया, एक नई फॉर्म का इनिशिएटिव दिया। तो वो क्या थी? वो था गोथिक फिक्शन, मतलब जो भूत जैसी कहानियां हो, या लॉन्ग टनल्स हो, या थोड़ा हॉरर लाइक हो, तो उसको गोथिक नॉवेल्स, गोथिक फिक्शन बोला गया था। कॉल्ड गोथिक बिकॉज सच नॉवेल्स कॉमनली यूज्ड सच सेटिंग्स एज कासल और मोनेस्ट्रीज इक्विप्ड विद सबटेरेनियन पैसेजेस, मतलब सबटेरेनियन पैसेज का समझ लो, लॉन्ग टनल्स वगैरह, डार्क बैटलमेंट्स, जो तहखाने होते हैं उस टाइप के, हिडन पैनल्स एंड ट्रैप डोर्स और हॉरर्स। तो इतने सारे एलिमेंट्स थे गोथिक नॉवेल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डिड बायरन ड्राइड विद हिज कैथिंग रेफरेंस टू पैडलर बोट्स एंड वैगन्स। तो ये जो वर्ड का यूज किया है ड्राइडन ने, किसकी है? तो ये था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने रूरल पीपल्स के लिए रूरल लैंग्वेज का यूज किया था, लोकल लैंग्वेज का, लोकल डायलेक्ट का। तो यही बायरन ने इसको यहाँ पे इंडिकेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हु अप्लाइड द टर्म रोमांटिक टू द लिटरेरी पीरियड डेटिंग फ्रॉम 1785 टू 1830। तो रोमांटिक पीरियड का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था नाम इंग्लिश हिस्टोरियंस हाफ ए सेंचुरी आफ्टर द पीरियड एंडेड, मतलब आधी सेंचुरी खत्म होने के बाद में हिस्टोरियंस ने ये नाम दिया। वो किसको? इनकी लिखी हुई वर्क्स को पढ़कर, इनकी फीलिंग्स को देख के ये नाम इसको दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज एक्चुअली परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। इनमें से एक प्ले है जो एक्चुअल में स्टेज पे परफॉर्म हुआ था, तो वो कोलरिज का रिमोर्स था। सेली का ये नहीं हुआ, सेंस ही नहीं हुई, और मैनफ्रेड भी नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल रोमांटिक पोइटिक फॉर्म। इनमें से एक टिपिकल रोमांटिक का पूछा इसने। ठीक है, कौन सी थी? तो ये थी फ्रेगमेंट, क्योंकि बहुत सारे फ्रेगमेंट लिखे थे। फ्रेगमेंट होता है पार्ट ऑफ ए लार्ज वर्क और ए पोएम मेड टू अपीयर कंटिन्यूस और इनकम्प्लीट, जो कंप्लीट ना हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्क हमें रोमांटिक में मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू ए थिएटर लाइसेंसिंग एक्ट रिपील्ड इन 1843 विच वाज मीन्ड बाय लेजिटिमेट ड्रामा, जिसने लेजिटिमेट ड्रामा बनाने का लाइसेंस दिया था, वो क्या था? तो इसका मतलब था द प्ले वाज स्पोकन, प्ले वाज स्पोकन उसका मीनिंग था, उससे लाइसेंस का। ठीक है, व्हाट वाज मीन्ड बाय लेजिटिमेट ड्रामा, लेजिटिमेट ड्रामा का मतलब यहाँ पे द प्ले वाज स्पोकन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए टिपिकली रोमांटिक मीन्स ऑफ अचीविंग विजनरी स्टेट्स, मतलब अपने आप को ऐसी खुमारियों में भर लेना जिससे उन्हें विजनरी स्टेट से विजन क्लियर होने लग जाए, पॉइंट से खो जाते थे। तो वो क्या चीजें थी, क्या मीन्स थे, क्या साधन थे रोमांटिक्स के? तो ये सारे थे ओपियम, ड्रीम्स और चाइल्डहुड। आप देख लो, ये तीनों की तीनों है ना, जो रोमांटिक एलिमेंट्स है वो तीनों हैं। एस टी कोलरिज ने इसका यूज किया है ओपियम का, और ड्रीम्स का ओपियम ने इसने एस टी कोलरिज ने यूज किया है। चाइल्डहुड का तो वर्ड्सवर्थ ने बेस्ट यूज किया है। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट बात करते हैं, विच पोइट कोलैबोरेटेड ऑन द लिरिकल बैलाड्स इन 1798। तो ये दो ही फ्रेंड थे जिसका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज। वैसे इनके साथ तीसरा नाम भी था, एक रॉबर्ट साउथी। इन तीनों को मिला के लेक पोइट्स कहा जाता है, लेकिन रॉबर्ट साउथी की पब्लिकेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। तो ये दोनों की ज्वाइंट एडिफाइस थी, इंग्लिश लिटरेरी वर्क था दोनों का। नेक्स्ट बात करते हैं, विच पोइट असर्टेड इन प्रैक्टिस एंड थियोरी द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटिंग रस्टिक लाइफ है। रस्टिक लाइफ है एंड लैंग्वेज आने के बाद में मेरे मन में तो ये आ गया कि पास्टोरल पोइट्री, सोशल आउटलुक्स, डेलिकेंट्स, ये सारे तो वर्ड्सवर्थ के एलिमेंट्स थे। तो देख लेते हैं, कॉमन बिफोर दिस पोइट्स टाइम बट आल्सो एज द मेजर सब्जेक्ट एंड मीडियम फॉर पोइट्री इन जनरल। तो ये वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में था। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट सर्व्ड एज द इंस्पिरेशन फॉर पी.बी. शेलीज पोएम टू वर्किंग क्लास ए सॉन्ग मैन ऑफ इंग्लैंड इन 1819। शेली की पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग मैन ऑफ इंग्लैंड इन 1819 में। तो इसकी इंस्पिरेशन क्या थी? तो द वाटरलू मैस्करे, वाट द पीटरलू मैस्करे है ना, वो इसकी इंस्पिरेशन थी। इसको देख के मैन ऑफ इंग्लैंड ये पोएम की कंपोजिशन शैली ने की। तो फ्रेंड इसकी थोड़ी देख लेते हैं क्या था। द पीटरलू मैस्करेड टुक प्लेस एट सेंट पीटर्स फील्ड इंग्लैंड 16 अगस्त 1819। तो 1819 में 16 अगस्त को ये घटना हुई थी पीटरलू मैस्करे की। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस वर कॉमनली लेवल्ड ब्लेम्ड एट द नॉवल बाय इट्स डायरेक्टर्स एट द डाउन ऑफ रोमांटिक एरा। रोमांटिक एरा के अंदर जो इसके आलोचक थे ना, उन वो क्या लेवल लगाते थे, क्या ब्लेम करते थे रोमांटिक एरा में? तो थे, टू मनी ऑफ द रीडर्स वर वुमेन। इनके जो रीडर्स थे वुमेन थे। इट रिक्वायर्ड लेस स्किल देन अदर जॉनर। दूसरे जॉनर्स की मतलब ये ज़्यादा लेस है, इसमें स्किल की जरूरत है। इट लेक द क्लासिकल पेडिग्री ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा। अच्छा, जो क्लासिकल पोइट्री और ड्रामा लिखने का जो स्टाइल था उसको छोड़ दिया इन लोगों ने, अपना इजाद कर लिया। तो ये सारे ही ब्लेम इन लोगों ने लगाए थे। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर